नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्लासिक और मेस्मराइजिंग पोएम को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है द लोटस ईटर्स। एज एन लिटरेचर एंथुसियास्ट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट को डीपली और इफेक्टिवली समझने के लिए पहले हमें उसे लिखने वाले ऑथर और स्पेसिफिक एरा को समझना बहुत जरूरी होता है जहाँ से वो टेक्स्ट एमर्ज हुआ है। अगर आप इस टेक्स्ट का या फिर इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिक्र मत कीजिए, हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियरली मैप हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्यूटीफुल पोएम के ब्रिलियंट माइंड की, जिन्होंने इसे लाइफ दी थी। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में लिंकनशायर नाम के एक विलेज में हुआ था। उनके फादर वहाँ के क्लर्जीमैन थे और उनकी फैमिली काफी बड़ी थी जिसमें टोटल 12 बच्चे थे। इनमें से एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फोर्थ चाइल्ड थे। बचपन से ही उन्हें सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन में वक्त बिताना पसंद था और उनका अपना पहला पोयम उन्होंने सिर्फ 8 साल की एज में लिख दिया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वो हमेशा से एक बहुत ही सीरियस इंसान थे, लेकिन सरप्राइजिंगली जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब उन्होंने एक बहुत ही हिलेरियस प्ले भी लिखा था जिसका नाम था द डेविल एंड द लेडी। एजुकेशन की बात करें तो अपने लोकल ग्रामर स्कूल के बाद 1828 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। वहां उनकी दोस्ती आर्थर हेनरी हैलम एएचएच से हुई, जो आगे चलकर उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी बन गए और बाद में उनकी बहन से वो एंगेज भी हुए। 1830 में अपने फादर की डेथ के बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बिना डिग्री लिए ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को छोड़ दिया और अपना टेक्स्ट पोएम्स चीफली लिरिकल पब्लिश किया। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज तब आया जब उनके डियरेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की सिर्फ 22 साल की उम्र में ही डेथ हो गई। इस ट्रेजेडी ने उन्हें डीपली शैटर कर दिया और काफी सारे पोएम्स हमें इनकी एलिजी के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। लाइफ में आगे बढ़ते 1850 में उनकी मैरिज हुई और सबसे बड़ी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बन गए, जो उनकी जर्नी का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। क्योंकि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को अपने एरा का सबसे रिप्रेजेंटेटिव वॉइस माना जाता है, हमें उनके एरा को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। उनका टाइम पीरियड द विक्टोरियन एज कहलाता है, जो क्वीन विक्टोरिया के रूल यानी 1837 से लेकर 1901 के दौरान था। ये एरा जनरल पीस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इंपीरियल एक्सपेंशन का टाइम था। लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे और हार्डवर्क को ही सक्सेस की मानते थे। विक्टोरियन पोएट्री में एक जनरल स्पिरिट ऑफ एज रिफ्लेक्ट होती है। जहाँ रोमांटिक पोएट्री डायरेक्ट दिल से निकल कर आती थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो थी, वहीं विक्टोरियन पोएट्री में पोएट हमेशा अपने एक्सल्टेड स्टेटस से अवेयर रहता था और उसी फॉर्मल टोन में अपने रीडर से कनेक्ट करता था। अब अपना फोकस स्मूथली शिफ्ट करते हैं आज के मेन टेक्स्ट पर। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पोएम के इमोशंस को डीपली समझने में बहुत हेल्प करेगा। द लोटस ईटर्स एक एक्सीलेंट नैरेटिव वर्क है जिसमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की क्लासिकल माइथोलॉजी और मिडिवल स्टोरीज में इंटरेस्ट साफ दिखाई देती है। ये पोयम बेसिकली एक ग्रेट ग्रीक पोएट होमर के फेमस एपिक ओडेसी पर बेस्ड है। इस टेक्स्ट में हमें यूलिसिस, जो कि इथाका के लेजेंडरी किंग और ग्रीक हीरो थे, उनकी फिलॉसफी का एक इंसाइट मिलता है। कंटेक्स्ट ये है कि ट्रॉय के वॉर और सीज के बाद जब यूलिसिस वापस अपने घर इथाका लौट रहे थे, तब रास्ते में सी गॉड पोसेडन के गुस्से, रैथ की वजह से उन्हें और उनके मरीनर्स को बहुत सारे ड्रेडफुल स्टॉर्म्स और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। साल 1830 में जब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच मौजूद पेरेनीज माउंटेन्स में एक हॉलिडे पर थे, वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन कंपोज की थी, स्लो ड्रॉपिंग फील्ड्स ऑफ थिनेस्ट लॉन। ये सिंगल लाइन इस पूरे मैग्निफिसेंट पोयम का एक जर्म है, यानी कि एक ओरिजिन सीड बन चुका है। उनके बायोग्राफर रॉबर्ट बेनेट मार्टिन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी रिकॉर्ड किया था। उन्होंने बताया कि एक दिन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आराम से स्मोक करते हुए इस पोयम का फर्स्ट फॉर्म स्पाउट यानी कि रिसाइट कर रहे थे। उनको पता भी नहीं चला और उनके दोस्त आर्थर हेनरी हालम ने पीछे टेबल पर बैठकर उसे तेजी से नोट डाउन कर लिया, ताकि इतनी बेहतरीन क्रिएशन हमेशा के लिए कहीं खो ना जाए। ये पोयम ओरिजिनली 1833 के वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी और बाद में इसको रेडिकली चेंज करके 1842 के कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था। इस पोयम की बेसिक सेटिंग ये है कि सालों तक सी पर भटकने के बाद यूलिसिस और उनके थके हुए मरीनर्स एक ऐसी जादुई जगह, एन्चेंटेड आइलैंड पर पहुंचते हैं जो सेंसेस डिलाइट से भरी हुई है। ये पूरी पोयम एक डीप साइकोलॉजिकल डिबेट है उन मरीनर्स के दिमाग में। एक तरफ उनके माइंड में अपनी ड्यूटी का प्रेशर है और दूसरी तरफ इस नए आइलैंड के आइडल लाइफ और आराम का टेम्पटेशन भी है।
तो दोस्तों इस कंटेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए फटाफट से शिफ्ट करते हैं द लोटस ईटर्स के फाइनल पार्ट, एक बहुत ही डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस की तरफ। ये पार्ट बेसिकली इस पोयम का कोरिक सॉन्ग है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जो कि आपके इग्नू के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। ये जो कोरिक सॉन्ग है, ये मेटेरिकल वेरिएशन, पावरफुल डिस्क्रिप्शन और हॉन्टिंग रिदम का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। अगर आपको इस पोयम का बेसिक आइडिया नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, हम एक-एक लाइन को तोड़-तोड़ कर उसके डीप मीनिंग और लिटरेरी टेक्निकलिटीज को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हमें इस एन्चेंटेड आइलैंड के पीसफुल और नींद लाने वाले सोपोरिफिक एनवायरनमेंट का एक विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं। द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक। यहाँ मरीनर्स आइलैंड के लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो देखते हैं कि सूखी और बंजर पहाड़ियों, बैरन पीक्स के ठीक नीचे ये मैजिकल लोटस फ्लावर खिल रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एलिट्रेशन पर, ब्लूम्स बिलो और बैरन में बी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जो इस लाइन को एक बहुत ही स्मूथ और म्यूजिकल क्वालिटी देता है। द लोटस ब्लोज बाय एवरी विंडिंग क्रीक। इस लाइन में ब्लोज का मतलब ब्लूम्स है, यानी कि खिलना है, और क्रीक का मतलब है सी कोस्ट पर बना हुआ एक छोटा सा इनलेट या फिर नैरो वाटर बॉडी। मरीनर्स कह रहे हैं कि घूमती हुई क्रीक के किनारे ये लोटस फ्लावर खिल रहा है। पिछली लाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर रिपीट किया गया है, जिससे एक चैंट लाइक मेस्मराइजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ऑल डे द विंड ब्रीथ्स लो विद मेलोवर टोन। सारा दिन हवा बहुत ही धीमी और शांत, यानी कि मेलो आवाज के साथ बहती है। यहाँ एनवायरनमेंट में कोई डिस्टरबेंस या फिर एग्रेशन नहीं है। यहाँ विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे वो ब्रीथ कर रही हो। टेनिसन ने जानबूझकर वर्ड्स के साउंड को ऐसे अरेंज किया है जिससे ओनोमेटोपिक एक्सीलेंस हमको देखने को मिलती है, जिससे हमें सेंसुअस और पीसफुल लाइफ का भी एहसास हो रहा है। थ्रो एवरी हॉलो केव एंड एलाई लोन, राउंडेड राउंड द स्पाइसी डाउन्स द येलो लोटस डस्ट इज ब्लोन। इन दो लाइंस को एक साथ समझते हैं। अलाई लोन का मतलब होता है लोनली नैरो पैसेज। हवा हर खोखली गुफा, केव और अकेले रास्तों से होते घूमती है और अपने साथ इस महकते हुए लैंड स्पाइसी डाउन्स पर लोटस फ्लावर की येलो डस्ट को गोल गोल उड़ाती रहती है। येलो लोटस डस्ट का हवा में उड़ना मरीनर्स पर एक मैजिकल और सोपोफेरिक नींद लाने वाला इफेक्ट डाल रहा है। इस पूरे ओपनिंग सेक्शन में आई और बी कॉन्सोनेंट्स और लॉन्ग ओ वोवल साउंड्स जैसे टोन, लोन, ब्लोन की वजह से वर्ड एफर्टलेसली फ्लो करते हैं, जो इमेजिन्ड पीस और लैंग्वर यानी सुस्ती को बढ़ाते हैं। जैसे ही लोटस का असर होता है, मरीनर्स को अपने पास्ट की हार्डशिप्स और मेहनत याद आने लगती है और उनका टोन अचानक से चेंज हो जाता है। वी हैव हैड एनफ ऑफ एक्शन एंड ऑफ मोशन वी। मरीनर्स फाइनली डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्शन और बहुत मोशन यानी कि भाग दौड़ कर ली है और अब बस वो थक चुके हैं। ये इस पोएम का सबसे ब्रिलियंट टेक्निकल लाइंस है। यहाँ रिदम अचानक से ट्रॉकिक बन जाता है। इस एब्रप्ट मेट्रिकल शिफ्ट से इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट होता है कि सुनने वाले को डायरेक्टली फील होता है कि मरीनर्स की लाइफ का मोशन अब एग्जैक्टली रुक गया है। रोल्ड टू स्टारबोर्ड, रोल्ड टू लैरबोर्ड, व्हेन द सर्ज वाज सीथिंग फ्री। यहाँ वो अपने सी वॉयज के दिनों को याद कर रहे हैं। स्टारबोर्ड शिप का राइट साइड होता है और लैरबोर्ड लेफ्ट साइड को बोलते हैं। सर्ज का मतलब है आगे बढ़ते स्ट्रॉमी वेव्स और सीथिंग फ्री का मतलब है ग्रेटली एगिएटेड या फिर स्ट्रॉमी सी। मरीनर्स कह रहे हैं कि उन्होंने तूफानी समुंदर में अपनी शिप को दिन रात लेफ्ट और राइट रोल करते हुए देखा है। ये लाइन क्विक पेस्ड है, जो उनकी पास्ट स्ट्रेनुअस लाइफ की हार्डशिप्स को हाईलाइट करती है। वेयर द वैलोइंग मॉन्स्टर स्पाउटेड इज फोम फाउंटेन्स इन द सी। जिसमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर समुंदर में फोम और पानी के फाउंटेन्स उगलता था। यहाँ वैलोइंग मॉन्स्टर एक डीप मेटाफर है, जो डायरेक्टली क्रूअली प्लेफुल और डिस्ट्रक्टिव सी को रिप्रेजेंट करता है। वैलोइंग का जनरली मतलब होता है ग्रॉस सेंसुअल डिलाइट्स में इंडल्ज होना। अपनी पास्ट की लाइफ के स्ट्रगल को याद करने के बाद अपनी पास्ट के लाइफ के स्ट्रगल को याद करने के बाद मरीनर्स एक फाइनल डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्वेयर ऑन ओथ एंड कीप इट विद एन इक्वल माइंड in the Hallows Lotus land to live and lie reclined on the hills like gods together, careless of mankind। वो एक दूसरे को मोटिवेट करते कि चलो अब हम सब एक ओथ लेते, एक कसम खाते हैं, हम इस लोटस लैंड में रुकेंगे, हिल्स पर आराम से लेटेंगे और बिल्कुल गॉड्स की तरह रहेंगे, जिन्हें इंसानों यानी मैनकाइंड के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मरीनर्स खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। ये लाइंस उनका यूनानिमस डिसीजन दिखाती है कि उन्हें अब गॉड लाइक स्टेटस और आराम चाहिए। फॉर दे लाई बिसाइड देयर नेक्टर एंड द बोल्ट्स एंड हर्ल्ड
far below them in the valleys, and the clouds are lightly curled. Round their golden houses, girdled with the gleaming world. यहाँ दे गॉड के लिए यूज हुआ है। मरीनर्स सोचते हैं कि गॉड आराम से अपना नेक्टर यानी अमृत पीते हैं और अपने बोल्ट्स यानी एरोज या फिर डिजास्टर घाटियों में इंसानों के ऊपर फेंकते रहते हैं। उनके गोल्डन हाउसेस बादलों से घिरे हुए हैं और एक ग्लीमिंग यानी चमकते वर्ल्ड के बीच में सेट है। ये इमेजरी दिखाती है कि गॉड का एक्सिस्टेंस कितना सिक्योर और डिटैच्ड होता है, जो मरीनर्स के लिए अल्टीमेट फैंटेसी बन गया है। वेयर दे स्माइल इन सीक्रेट, looking over wasted lands, blight and famine, plague and earthquake, roaring deeps and fiery sands, cleansing fights and flaming towns and sinking ships and praying hands. गॉड ऊपर आराम से बैठकर सीक्रेट में मुस्कुराते रहते हैं। वो इंसानों की तबाह होती दुनिया को देखते हैं। ब्लाइट यानी डिसीज, फमीन यानी भुखमरी, प्लेग, अर्थक्वेक, तूफानी समुंदर और आग उगलते रेत, तलवारों की आवाज, चलते हुए शहर, डूबती हुई शिप्स और उन्हें बचाने के लिए जुटते हुए इंसानों के हाथ, इन सब ट्रेजेडी को देखकर गॉड सिर्फ स्माइल करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कैटलॉग ऑफ डिस्टरबेंस एंड डिस्ट्रक्शन है, जो गॉड्स के केयरलेस और क्रूअल बिहेवियर को स्ट्रेस करने के लिए यूज हुआ है। इन लाइंस के विग्रस और एग्रेसिव मूवमेंट को शुरुआती लाइंस के फ्लोइंग और पीसफुल टोन से क्लियरली कंट्रास्ट दिया गया यहाँ पर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अब मरीनर्स अर्थ पर ह्यूमन लाइफ की फ्यूटिलिटी यानी बेकार की मेहनत पर रिफ्लेक्ट करते हैं, but they smile. They find a music centered in doleful song, steaming up a lamentation and an ancient tale of wrong. Like a tale of little meaning though, the words are strong. इंसानों के इन सारे दुख, रोने धोने, लेमेंटेशन और सेंचुरीज पुराने इनजस्टिसेस की आवाज जब ऊपर आसमान में पहुंचती है, तो गॉड्स को उन रोती हुई आवाजों में भी एक म्यूजिक, एक गाना सुनाई देता है। उनके लिए ये इंसानों के स्ट्रगल्स बस एक ऐसी मीनिंगलेस कहानी है जिसके शब्द स्ट्रॉन्ग जरूर हैं, पर उनका गॉड की एटर्नल लाइफ पर कोई भी असर नहीं होता। Chanted from an ill-used race of men that cleave the soil, sow the seed and reap the harvest with enduring toil, storing yearly little dews of wheat and wine and oil. ये दुख भरा गाना उन इंसानों से आता है, इल यूज्ड रेस ऑफ मैन, जो सारी जिंदगी जमीन को जोतते रहते हैं, क्लीव द सॉइल यानी प्लो द लैंड, बीज बोते हैं और आखिरी सांस तक एंड्योरिंग टॉयल यानी मेहनत करके फसल को काटते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी वो मुश्किल से थोड़ा सा गेहूं, वाइन और तेल साल भर के गुजारे के लिए इकट्ठा कर पाते हैं। मेहनत के बाद भी उन्हें बेसिक्स ही मिलते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ की फ्यूटिलिटी को शो करता है। टिल दे पेरिश एंड दे सफर, some tis whispered down in hell, suffer endless anguish, others in Elysian valleys dwell, resting weary limbs at last on beds of asphodel. इंसान तब तक ये मेहनत करता है जब तक वो मर नहीं जाता, पेरिश नहीं हो जाता। मरने के बाद कुछ लोग हेल में जाकर एंडलेस पेन, एंग्विश से सफर करते हैं, और जो लकी हैं वो ग्रीक माइथोलॉजी के हेवन यानी एलिजियन वैलीज में रहते हैं। वहां वो एस्फोडेल फूलो, जो कि इमॉर्टल फ्लावर्स होते हैं, उसके बिस्तर पर अपनी थकी हुई बॉडी को रेस्ट देते हैं। यहाँ पोएट का मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर एंड गोल मरने के बाद हेवन में जाकर आराम करना है, तो लाइफ भर इतनी टॉयल मेहनत क्यों करनी है। इसलिए मरीनर्स डायरेक्टली लाइफ में आराम चाहते हैं। पोयम के लास्ट हिस्से में माइंड के अंदर चल रहा डिबेट कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। श्योरली श्योरली स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल द शोर, देन लेबर इन द डीप मिड ओशन, विंड एंड वेव एंड ओर। मरीनर इस बात पर फर्मली कंक्लूड करते कि मेहनत यानी टॉयल करने से बहुत बेहतर नींद यानी कि स्लम्बर है। समुंदर के बीच चप्पू चलाने और हवा पानी से लड़ने से बहुत बेहतर किनारे यानी शोर पर आराम करना है। और रेस्ट ये ब्रदर मरीनर्स, वी विल नॉट वॉन्डर मोर। और फाइनली स्पीकर अपनी बाकी साथी मरीनर्स को एड्रेस करते हुए कहता है, ओ मेरे भाइयों अब आराम करो, अब हम आगे नहीं भटकेंगे, कहीं वॉन्डर नहीं करेंगे। ये आखिरी लाइंस डिबेट को परमानेंटली रिजॉल्व कर देती हैं। ये कंक्लूजन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की दूसरी पोयम यूलिसिस के ठीक अपोजिट है, जहां कैरेक्टर का इम्पल्स टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड होता है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक रेस्टफुल और पीसफुल लाइफ चूज कर ली है। सिंपल सा मतलब ये है भाई, काम मत करो, आराम करो और सोने में ही सुख है। और इसी के साथ हमारी ये मास्टरपीस पोयम एंड पर पहुंचती है। इस लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन से आपको इसका सेंसेस फ्लो, विविड इमेजरी और मेटेरिकल शिफ्ट्स बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे। पर अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। ये पोयम दिखाती है कि वर्ड्स के साउंड और उनकी मीनिंग्स को परफेक्ट हार्मनी में कैसे लगाया जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।